हेलो दोस्तों, हमारी एआई से बनी कहानियां आपके सबसे गहरे डर को छूने के लिए डिजाइन की गई हैं। हर मोड़ को पिछले से ज्यादा डरावना बनाती हैं। तो अगर आपको लगता है आप काफी बहादुर हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले कहानी का आनंद ले। याद रखें, इस दुनिया में डर ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप अनजान का सामना करने के लिए तैयार हैं? एआई हॉरर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है, जहां हर कोने में एक नया खौफ छुपा है। तो आइए आपको एक डरावनी कहानी सुनाते हैं। हम इंसानों की एक बहुत बुरी आदत होती है, अगर कोई हमसे कुछ करने को मना करे तो हम उसी को करते हैं, और कई बार इसका अंजाम बहुत भयानक होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवी है और आज हम ऐसे ही 3 दोस्तों की कहानी सुनेंगे जिन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे करने से पूरा शहर डरता था। डर, भय, खौफ, आतंक, ये सारे शब्द बस एक ही एहसास को दर्शाते हैं। वो एहसास जो कई बार हमें रात को सोने नहीं देता। वो एहसास जिसे आप हमारे ओरिजिनल स्टोरीज के हर एपिसोड में महसूस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवी और मैं मंजुला, और आपका स्वागत है स्पूक कास्ट में, एक ऐसा हॉरर पॉडकास्ट जहां भारत और दुनिया के अलग अलग हॉरर एंटिटीज और अर्बन लेजेंड्स के बारे में कहानियां और घटनाएं सुनाई जाती हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। और अगर आप अपनी कोई घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करिए। ये डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सुनते रहिए हर शुक्रवार रात 9 बजे स्पूक कास्ट, अवी और मंजिला के साथ। भूतिया टेकड़ी। जंगल और पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह थी जहां एक समय लोग घूमने और पिकनिक करने जाते थे, पर रात में वहां जाना तब भी सेफ नहीं था। फिर भी बहुत से लोग रात में भी वहां नशा पानी करने जाते थे। मगर एक दिन वहां से लोगों के गायब होने की खबर आने लगी। बहुत से लोग जो रात में वहां गए थे वो कभी नहीं लौटे। अगले दिन वहां बस खून और मांस के टुकड़े मिले। ऐसी अफवाह फैल गई कि टेकड़ी में कुछ है। कुछ लोग कहने लगे कि वहां कोई जंगली जानवर रात में शिकार कर लोगों को मार रहा है, पर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। जो लोग वहां से जैसे तैसे बचकर आए, वो सब एक काले साए के बारे में बात करते हैं। एक औरत का साया जो लोगों का शिकार कर रही थी। बुजुर्गों का कहना था वो काला साया एक चुड़ैल का था, जिसे बरसों पहले लोगों ने पूजा पाठ करके जंगल में किसी पेड़ में कैद कर दिया था, पर वो किसी तरह लौट आई थी। वो अब भूखी थी और लोगों का शिकार कर उन्हें खा रही थी। रोहित, अमय और प्रणव बहुत दिनों से मिलने की सोच रहे थे। महीनों से हॉस्टल के दिनों की तरह मिलके कुछ पार्टी करने का प्लान था, पर प्लान बन नहीं रहा था। तीनों की शादी भी हो चुकी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से अब मिलना नहीं हो पाता। इसी वजह से परफेक्ट जगह ढूंढते हुए 3 महीने बीत चुके थे, पर प्लान नहीं बन रहा था। हेलो प्रणव, सुनना, मेरे दिमाग में एक धांसू प्लान आया है। इस होली वाले वीकेंड पे चल भूतिया टेकड़ी पे बैठते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पास में एक रूम भी बुक कर लेंगे, ज्यादा चढ़ गई तो सोने चले जाएंगे। तू पागल है क्या रोहित? उस जगह पर कोई नहीं जाता, तुझे पता है। फिर ऐसे बकवास प्लान क्यों बना रहा है? फिर से तेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। अरे यार, भूत चुड़ैल ये कुछ नहीं होता यार। वो तो ऐसे ही बात फैला के रख दी लोगों ने, ताकि वहां हमारे जैसे लोग दारू पीने ना जाए रात में। नहीं 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 नहीं, मुझे वहां नहीं जाना है। मैंने काफी बुरी बातें सुन रखी हैं वहां के बारे में। कितने लोग कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती है। सब पागल थोड़ी ना है रोहित।
उन तीनों में प्रणव सबसे ज्यादा डरपोक था। रोहित और अमय को ऐसे एडवेंचर्स बहुत पसंद थे। अरे अच्छा सुन, एक काम करते हैं, हम वहाँ 5 बजे जाएंगे, तब रोशनी भी होगी। अगर ठीक नहीं लगा तो फिर रूम में आ जाएंगे, वहाँ पी लेंगे। हाँ बस, तब एक ही प्रॉब्लम होगी, रूम में खिड़की दरवाजे बंद करके सिगरेट नहीं पी पाएगा, हमें को एस्थमा अटैक ना आ जाए। रोहित को पता था ये सुनने के बाद प्रणव रूम में नहीं पीने बैठेगा, और वही हुआ। अमय से तो रोहित ने पहले ही बात कर सब ठीक करके रखा था। शनिवार दोपहर उन तीनों ने होटल में चेक इन किया। फिर शाम को रोहित की कार में बैठ भूतिया टेकड़ी पहुंचे। इस सुनसान टेकड़ी पर बस लंबे लंबे पेड़ थे और पहाड़ के ऊपर एक पुराना सा मंदिर। प्रणव के मुंह पर उस जगह का डर साफ दिख रहा था और रोहित उसको और डराकर मजे ले रहा था। अमय को भी इस जगह पर अनईजी लग रहा था। इतने पेड़ थे चारों तरफ, शाम ढल चुकी थी पर कोई पक्षियों की आवाज नहीं थी। अजीब सा सन्नाटा था, बस रोहित की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। यहाँ एक पुराना मंदिर भी है, अगर तेरी चुड़ैल आ भी गई तो हम मंदिर में चले जाएंगे। तू क्यों फालतू में डर रहा है? अब चल पार्टी शुरू करते हैं। 3 महीने से पोर्टल्स हमारा इंतजार कर रही है। वो तीनों टेकड़ी के ऊपर की तरफ चले गए और मंदिर से कुछ दूर एक चादर बिछा के जमीन पर बैठ गए। चारों तरफ सूखे पत्ते और खाली बॉटल्स पड़ी हुई थी। हॉस्टल की कहानियां, पुराने दिन की बातें, हंसी मजाक करते करते 3-4 घंटे बीत गए। तीनों को चढ़ चुकी थी। रोहित ने अपना फोन निकाला और उन तीनों का फेवरेट गाना फोन पर प्ले कर दिया। वो तीनों नशे में झूमते हुए साथ साथ गाना गुनगुना रहे थे कि तभी प्रणव मस्ती के चक्कर में गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया। रोहित ने देखा कि प्रणव के हाथ में एक कांच का टुकड़ा सीधा अंदर घुस गया है। इससे उसका काफी खून बहने लगा। ये देख के तीनों टेंशन में आ गए। उनके पास फर्स्ट एड का कोई सामान नहीं था। प्रणव अपने रुमाल से खून को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मंदिर के पास वाले पेड़ों के पास से एक सरसराहट की आवाज आई। ऐसा लगा मानो कोई एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पीछे भाग कर गया हो। वो तीनों एकदम सजग होकर बैठ गए। तीनों मंदिर के पास वाले पेड़ों की तरफ देखने लगे पर वहां कुछ नहीं दिखा। रोहित ने मंदिर की तरफ टॉर्च की लाइट भी मारी पर कुछ नहीं था। वो उस तरफ देख ही रहे थे कि उनके बाएं तरफ के पेड़ के पीछे से भी वही आवाज आई। कोई भागकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पीछे चला गया था। बस इस बार पेड़ दूर नहीं, उनसे बस 10-12 हाथ की दूरी पर ही था। अब एक और आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई जोर जोर से हवा में कुछ सूंघ रहा हो। तीनों चुप थे। पार्टी का मूड बदल चुका था और नशा भी उतर गया था। हंसी मजाक सब बंद और तीनों बिल्कुल सतर्क होकर बैठे थे। कुत्ता होगा शायद, यहाँ इतनी शांति है, शायद इसीलिए इतने जोर से आवाज आ रही है, रोहित ने कहा। कुत्ता नहीं था ये किसी भारी चीज के दौड़ने की आवाज थी। और ये दूसरी आवाज, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा कहकर प्रणव खड़ा हो गया। जो भी हो, कुत्ता हो या इंसान, यहाँ ऐसा बैठना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। और हमारे पास तो फर्स्ट एड भी नहीं है। प्रणव का ज्यादा खून बहने से पहले चल रूम में वापस चलते हैं। ये कहकर अमय भी खड़ा हो गया। जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर वो तीनों टेकड़ी से नीचे उतरे और गाड़ी के पास पहुंचे। वो तीनों काफी डरे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के पास लौटते वक्त कोई उनका पीछा कर रहा था, पर पीछे मुड़ने पर उन्हें कोई नहीं दिखा। वो तीनों गाड़ी अनलॉक करके अंदर बैठे ही थे कि तभी गाड़ी के छत पर एक धप सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कुछ बड़ा और भारी गाड़ी के छत पे गिरा हो। प्रणव का मुंह सफेद पड़ गया। तीनों ने हड़बड़ाकर गाड़ी के दरवाजे लॉक कर दिए। गाड़ी के छत पर कोई अपने बड़े बड़े नाखूनों से आवाज कर रहा था, मानो वो छत को चीर कर गाड़ी में घुसना चाहता था।
एक अजीब सी गुर्राने की आवाज आ रही थी। गाड़ी भगा और निकल यहाँ से रोहित। प्रणव ने कांपते हुए कहा, पर रोहित के हाथ इतने कांप रहे थे कि वो इग्निशन में अब तक चाबी ही नहीं डाल पाया था। तीनों उस अंधेरी रात में जंगल के अंदर गाड़ी में चुपचाप बैठे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो शायद यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। प्रणव का रुमाल खून से गीला हो चुका था। अमय उसे अपना रुमाल दे ही रहा था कि बड़े बड़े नाखूनों से भरा हुआ एक पंजा विंडो के बाहर से नोचने लगा। वो हाथ इंसानों जैसा था, पर मांस सड़ा और काला सा। नाखून इतने बड़े कि उससे किसी का खून भी किया जा सकता। गाड़ी के ऊपर से कोई गुर्राते हुए प्रणव की तरफ की खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था। प्रणव डर से बच्चों की तरह रोने लगा। रोहित के हाथ से चाबी जमीन पर गिर गई और वो झुककर अंधेरे में हाथों से उसे ढूंढ रहा था। तभी गाड़ी के पीछे एक और धप सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे छत पर जो कुछ भी था वो गाड़ी से उतर गया हो। और उसी वक्त रोहित को भी चाबी मिल गई और उसने इग्निशन ऑन किया। उसने गाड़ी के सामने लगे मिरर में एक बार देखा। उसे अंधेरे में बस 2 लाल जलती हुई बड़ी बड़ी आंखें दिखी। रोहित को ऐसा लगने लगा कि उसको हार्ट अटैक होने वाला है। वो तीनों जैसे तैसे वहां से निकले, पर अभी भी कोई तो था जो एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर छलांग लगाकर उनका पीछा कर रहा था। उसकी आवाज से उन तीनों के कान फट रहे थे। फिर जंगल का रास्ता जैसे ही खत्म हुआ, उस आवाज को उन तीनों ने पीछे छोड़ दिया। पूरे रास्ते किसी ने कुछ नहीं कहा। होटल पहुंचकर तीनों भागते हुए रूम में घुसे और सारे खिड़की और दरवाजे लॉक करने लगे। धीरे धीरे तीनों शांत हुए। अमय ने प्रणव का फर्स्ट एड किया। फिर रोहित और प्रणव में काफी जोरदार झगड़ा होने लगा। प्रणव ने पहले ही कहा था सबसे, टेकड़ी पर कुछ है। सुन रोहित, सब कुछ मजाक नहीं होता। हम तीनों ने देखा वहाँ कोई जानवर नहीं था। हम तीनों आज यहाँ कैसे बचकर आ पाए हैं ये हमें ही पता है। ऐसा कहकर प्रणव गुस्से से उठा और रूम के बाहर चला गया। सच कहें तो रोहित भी उस हादसे से हिल चुका था। जानवर हो या चुड़ैल, कोई उनका पीछा कर रहा था। प्रणव के खून को चखना चाहता था वो, इस बात में कोई दो राय नहीं थी। और वो लाल आंखें, उस बारे में उसने प्रणव और अमय से कुछ नहीं कहा। रोहित और अमय दोनों रूम में थे और बात करते करते दोनों की आंख लग गई। रात को रोहित की आंख खुली। उसको पानी पीना था। 2 बज रहे थे। उसने देखा कि अमय उसके साइड से गायब था। वो झट से उठा। उसने उठकर देखा तो वो रूम में अकेला था। रोहित ने सोचा प्रणव और अमय शायद सिटिंग एरिया में बैठे थे। सिटिंग एरिया से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। वो उठकर धीरे धीरे उधर गया। यहाँ सिर्फ एक नाइट लैंप और टीवी ऑन था, पर सोफा खाली था। अमय और प्रणव दोनों नहीं थे वहाँ। अंधेरे में वो रूम के चारों तरफ देखने लगा। वहां की खिड़की खुली हुई थी। उसे बहुत डर लगने लगा। तभी उसे सोफा के उस तरफ जमीन पर कोई पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो झट से उस तरफ गया, लेकिन उन पैरों के घुटनों से ऊपर कुछ भी नहीं था। शरीर गायब था। किसी ने मांस निकाल लिया था शरीर से। चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। पास में ही अमय के कपड़े भी पड़े थे। रोहित डर से पीछे हटने गया तो खून में फिसलकर जमीन पर गिर गया। उसकी नजर दीवार की तरफ गई। उसे प्रणव दिखा, दीवार के कोने में जमीन से 8-9 फीट ऊपर। प्रणव के सामने एक बहुत लंबी औरत खड़ी थी। उसने अपने एक हाथ से प्रणव को गले से पकड़कर हवा में लटका कर रखा था। उसके बड़े बड़े नाखून प्रणव के गले में धंसे हुए थे। दूसरे हाथ के नाखून से वो प्रणव के शरीर में धंसाकर कुछ निकाल कर खा रही थी, शायद उसका मांस। रोहित डर से कांपने लगा। प्रणव भी शायद अमय की तरह
मर चुका था। उसके शरीर पर कोई शर्ट नहीं थी, शरीर खून से लथपथ था। वो औरत प्रणव के मांस को बड़े चाव से चबा चबा के खा रही थी, जैसे कि वो बहुत दिनों से भूखी हो। अपने लंबे जीभ से प्रणव के शरीर पर रिस रहे खून को चाट रही थी वो। अचानक उसने अपनी पूरी गर्दन पीछे मुड़कर रोहित की तरफ देखा। उसकी दो लाल जलती हुई बड़ी बड़ी आंखें ठीक वैसे ही थीं जैसे रोहित ने गाड़ी के मिरर में देखा था। उसका मुंह उसके कानों से गले तक खुला हुआ था। उसके नुकीले दांतों से अमय के शरीर से निकला हुआ मांस लटक रहा था। उसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल खून में गीले होकर उसके मुंह पर चिपक गए थे। वो रोहित की तरफ देखकर बोली, कितने महीनों से मैंने कुछ नहीं खाया, आज तुम तीनों टेकरी पर आए, अच्छा किया। इसका खून तो मैंने वहीं पर चख लिया था। अब मैं जी भर के तुम लोगों का मांस खाऊंगी। क्या पता फिर कितने दिनों के बाद कोई शिकार मिले। ऐसा कहकर उसने अपना मुंह खोला। उसके खून से सने नुकीले दांत कान से गले तक खुल गए। फिर वो रोहित की तरफ एक छलांग लगाकर झपटी। अगले दिन जब शाम तक उन तीनों ने चेकआउट नहीं किया, ना दरवाजा खोला, तब होटल वालों ने रूम खोलकर देखा। पूरा रूम खून से लथपथ था। दीवार, जमीन, पर्दे, बिस्तर, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां खून नहीं था। जगह जगह पे मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। पूरे रूम से आने वाली खून की गंध से सबका जी मचला रहा था। पर रोहित, अमय और प्रणव, वो तीनों गायब हो चुके थे। भूतिया टेकड़ी पर गायब हुए दूसरे लोगों की तरह। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म हुई। कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। डॉक्टर साहब, कुछ महीनों से मेरे पीठ का दर्द बहुत बढ़ गया है। पता नहीं चल रहा ऐसा क्यों हो रहा है। आपने जो दवाइयां दी थी वो मैं ले तो रहा हूं, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। अचानक से पीठ में बहुत दर्द शुरू हो जाता है। रमेश, स्ट्रेस की वजह से तुम्हारा दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तुम अब भी उसी सदमे में हो। तुम्हें सब कुछ भुलाकर अब कपिल के बारे में सोचना होगा। कपिल का भविष्य अब तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम ही हिम्मत हार गए तो कैसे चलेगा। डॉक्टर, शायद आप ठीक कह रहे। कपिल की चिंता ही मेरे स्ट्रेस का कारण है। लेकिन कपिल अभी बहुत बदल गया है। पहले की तरह अब वो बिल्कुल हंसता खेलता नहीं, चुपचाप सा रहने लगा है। पढ़ाई तो मन लगाकर करता है, स्कूल भी वक्त पे जाता है, खाना भी वक्त पे खाता है। लेकिन न जाने वो मुझसे अब दूर दूर रहने लगा है, और वो उसके बारे में कभी जिक्र भी नहीं करता। वक्त सबसे बड़ा मरहम है रमेश, उसे थोड़ा वक्त दो। वो धीरे धीरे सब भुलाकर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। ये मैं कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। शुक्रिया डॉक्टर। 12 साल का कपिल उसके पिता रमेश के साथ रहता है। कपिल बहुत होशियार बच्चा था। स्कूल में, स्पोर्ट्स में, सभी में होशियार होने के साथ ही वो बहुत समझदार भी था। लेकिन कपिल के इसी स्वभाव के कारण उसके पिता रमेश को उसका ये बिहेवियर दिन ब दिन अजीब सा लगने लगा था। और वो इसलिए क्योंकि हाल ही में कपिल की मां का देहांत हो गया था। लेकिन कपिल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो इतना समझदार था कि उसने अपने पिता से कभी जिक्र तक नहीं किया कि मां कहां है
जब वो स्कूल से घर आता तो अपना होमवर्क करता और खाना खा के सो जाता। दूसरे दिन सुबह उठकर खुद स्कूल के लिए तैयार भी हो जाता और स्कूल चला जाता। कुछ दिन ऐसे ही होता रहा, लेकिन एक दिन रमेश से रहा नहीं गया और उसने कपिल से पूछा, बेटा कपिल, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोलो पापा। लेकिन तभी रमेश की पीठ में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगता है। कपिल पूछता है, पापा क्या आप ठीक है? हाँ बेटा मैं ठीक हूं। अब तो मुझे आदत सी हो चुकी है इस पीठ दर्द की। काम की वजह से होता होगा शायद, वो सब छोड़ो। मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम्हें माँ की याद नहीं आती? क्या तुम्हें माँ घर में ना होने का एहसास भी नहीं होता? हाँ, जब माँ काम पर जाती थी तब कभी कभी अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि बहुत बार तो वो शाम को भी जाया करती थी ना। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता। मतलब अब तो वो हमेशा घर पे ही होती है। लेकिन पापा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, माँ हमेशा आपकी पीठ पर क्यों बैठी होती है? इससे तो आपके पीठ का दर्द और बढ़ जाएगा ना। ये सुनते ही रमेश के होश उड़ जाते हैं, उसके पसीने छूटने लगते हैं। डरते हुए वो पीछे पलटकर आईने में देखता है। रमेश अपनी पीठ पर अपनी बीवी का भूत देखकर बहुत जोर से चिल्लाता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और इतना डर जाता है कि उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। और ये सब दृश्य देखकर कपिल भी बहुत डर जाता है। लेकिन उसकी माँ की रूह उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, बेटा डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, शांत हो जाओ बेटा। कपिल शांत हो जाता है। फिर वो बोलती है, कपिल बेटा, तुम अब एक काम करो, अपने सुनील मामा को फोन करके बुलाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। बेटा तुम बिल्कुल मत डरना, माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें पता है ना माँ तुमसे कितना प्यार करती है। कपिल अपनी माँ की बात मानते हुए अपने मामा को बुला लेता है। जब वो घर आता है तो रमेश को मरा हुआ देखकर शॉक हो जाता है और कपिल से पूछता है, बेटा कपिल ये कैसे हो गया? कपिल अपनी मामा को सारी बात बता देता है। ये सुनकर सुनील चौंक जाता है। कपिल का मामा एक पैरानॉर्मल रिसर्चर था, इसलिए कपिल की बात सुनने के बाद वो सब समझ जाता है और कहता है, कपिल बेटा तुम बिल्कुल मत डरना, मामा सब ठीक कर देगा। पहले हमें तुम्हारे पापा का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। सुनील रमेश का अंतिम संस्कार कर देता है। 12 दिन बाद सुनील कपिल से उसकी माँ के बारे में बात करता है। कपिल मुझे एक बात बताओ, तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझे यहाँ आने के लिए कहा था, है ना? हाँ सुनील मामा, वो अब भी हमारे साथ है। तो मुझे बताओ अभी वो कहाँ है? क्या तुम्हारे पास बैठी है? नहीं, वो वहां उस कुर्सी पर बैठी हुई है। जब भी मैं घर आता हूं तब वो मेरा वहीं पर इंतजार करती है। तभी सुनील वहां उस कुर्सी की तरफ देखता है तो वो कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। ये देखकर सुनील हैरान हो जाता है और सोचता है कि दीदी के साथ आखिर क्या हुआ होगा। सुनील आसपास के लोगों से बात करता है तो कुछ लोग बताते हैं कि रमेश ने उनसे कहा था कि उसकी बीवी का किसी दूसरे मर्द के साथ चक्कर चल रहा था और वो घर से उस मर्द के साथ भाग गई और अब वो उसके लिए मर चुकी है। एक रात सुनील और कपिल उस कुर्सी के सामने एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। सुनील बोला, कपिल मैं कुछ मंत्र बोलूंगा, तुम बिल्कुल शांत बैठना, डरना मत। सुनील मंत्र बोलता है और उसकी बहन की आत्मा को बुलाता है। अचानक कुर्सी पर कपिल की मां की आत्मा आ जाती है। कपिल डर जाता है, लेकिन सुनील उसे संभाल लेता है
और आत्मा से पूछता है, दीदी मुझे बताओ आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या रमेश ने लोगों से कहा वो सच है? मुझे सारी बात बताओ। और वो आत्मा सारी बात बताती है। रमेश और उसकी बीवी रागिनी की शादी के 2 साल बाद कपिल का जन्म हुआ था। पहले तो कुछ साल अच्छे गए। कपिल अपनी मां से बहुत प्यार करता था। पूरा परिवार सुख शांति से रहता था। रागिनी ने कपिल को इंडिपेंडेंट रहना भी सिखाया था। इसी वजह से कपिल इतनी कम उम्र में इतना समझदार और अच्छा बच्चा था। उनका घर शहर से दूर था और आसपास ज्यादा लोग भी नहीं थे। कुछ सालों बाद रमेश को शराब और जुए की बुरी आदत लग गई। उसकी वजह से रमेश की नौकरी चली गई। पूरे घर की जिम्मेदारी अब रागिनी पर थी, इसलिए उसने नौकरी कर ली। लेकिन उसका नौकरी करना रमेश को पसंद नहीं था, इसलिए उन दोनों में बहुत झगड़े होते थे। आगे ये झगड़े बढ़ते गए। आगे चलकर तो रमेश रागिनी को मारने भी लगा था। इस सब से रागिनी बहुत परेशान रहने लगी। लेकिन उसने अब ठान लिया था कि वो अपने कपिल के लिए ये सब सहन करेगी, क्योंकि उसका एक ही सपना था कि कपिल आगे चलकर कामयाब और अच्छा इंसान बने। एक दिन कपिल अपनी स्कूल ट्रिप पर गया था। तब बहुत रात हो गई थी। रमेश हमेशा की तरह शराब पीकर घर आया। घर पर कोई नहीं था। वो किचन में गया। वहां पर खाने के लिए भी कुछ नहीं था। रमेश को बहुत गुस्सा आया। तभी रागिनी घर आती है। उसे देखकर रमेश उस पर चिल्लाने लगता है। दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा होता है और गुस्से में रमेश रागिनी को ढकेल देता है और रागिनी का सिर कुर्सी पे टकराकर ब्रेन हेमरेज की वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरते मरते रागिनी कपिल का नाम लेकर दम तोड़ देती है। अचानक रमेश को होश आता है और वो डर जाता है और बोलता है कि ये मुझसे क्या होगा, और वो रोने लगता है। थोड़ी देर में शांत होने के बाद वो रागिनी की लाश को घर के पीछे आंगन में दफना देता है और घर के फर्श पर पड़े खून को साफ कर देता है। रात होने की वजह से ये किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये सब सुनने के बाद सुनील के आंखों में आंसू आ जाते हैं। रागिनी की आत्मा आगे बताती है, मैं तब से यहीं पर हूं। मुझे आज तक मुक्ति नहीं मिल पाई है, क्योंकि मुझे कपिल की हमेशा फिक्र रहती है कि अगर ये इंसान गुस्से में मुझे मार सकता है तो मेरे बेटे के साथ कैसा बर्ताव करेगा। इसलिए मैं हमेशा कपिल के साथ रहती थी, उसके आसपास ही होती थी। एक दिन नशे में उसने कपिल को सिर्फ पानी का ग्लास गिराने के कारण बहुत पीटा था। उसके निशान अभी तक कपिल के शरीर पर है। तभी मैंने ठान लिया था कि मैं अब रमेश को नहीं छोड़ूंगी और मैंने उसे मार डाला। वो आगे बोलती है, सुनील, मैं अपने बेटे को कामयाब और अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? दीदी आप चिंता ना करें, मैं हूं कपिल के साथ। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। कपिल एक दिन आपका सपना जरूर पूरा करेगा। रागिनी बताती है कि रमेश ने उसका मृत शरीर कहां छुपाया था। सुनील रागिनी का मृत शरीर घर के पीछे आंगन में से निकालता है और कपिल के साथ उसका अंतिम संस्कार कर देता है। कपिल अपनी मां की चिता के सामने बोलता है, मां, मैं बहुत मेहनत करूंगा और बड़ा आदमी होकर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। कपिल अपने मामा की मदद से स्कूल कंप्लीट करता है और बड़े से कॉलेज में एडमिशन लेता है। एक दिन उस कॉलेज के कुछ बच्चे कपिल को बहुत परेशान करते हैं। उस पर न्यू स्टूडेंट होने की वजह से रैगिंग करते हैं। कपिल उस बात से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन दूसरे ही दिन वो बच्चे कपिल से माफी मांगते हैं और कपिल के साथ दोस्ती करते हैं। कपिल समझ नहीं पाता आखिर ये हुआ कैसे। एक रात हॉस्टल में कपिल पढ़ रहा था।
और उसके पीछे उसकी मां की परछाई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।